नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत के तीसरे अध्याय दिल्ली के सुल्तान के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के अध्याय में हमने आपको दक्षिण भारत में गोदावरी एवं कावेरी नदी के तटों पर जो राजवंश राज्य करते थे उनके बारे में बताया। इस अध्याय में हम दिल्ली में शासन करने वाले राजा और सुल्तानों के बारे में बताएंगे। यदि हम दिल्ली के शासकों के ऊपर नजर डालते हैं, 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजपूत शासकों में तोमर वंशों का यहाँ पर शासन रहा। उसके बाद चौहान वंशों का यहाँ पर शासन रहा। यह शहर व्यापारिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ पर जैन व्यापारियों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करा तथा 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली में सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण इस पूरे उपमहाद्वीप पर बना रहा। दिल्ली के सुल्तान। पुस्तक में दिल्ली के शासकों की एक तालिका दी हुई है जिसमें राजपूत वंशों में तोमर वंश और चौहान वंश है। तोमर वंश में अनंगपाल जी जो 1130 से 1145 तक रहे। चौहान वंश पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक रहे और प्रारंभिक तुर्की शासक जो 1206 से 1290 तक रहे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया तथा गयासुद्दीन बलबन के नाम प्रमुख हैं। इल्तुतमिश का यह मकबरा है। मकबरा किसे कहते हैं? मुसलमान अर्थात इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के मरने के बाद उनको जमीन में दफना दिया जाता है और उसके ऊपर जो बनाया जाता है उसे मकबरा कहते हैं। इसके बाद एक खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। इसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का नाम प्रमुख है। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इनके नाम प्रमुख रूप से आते हैं। उसके बाद आता है सैयद वंश। फिज खां का नाम प्रमुख रूप से आता है। लोधी वंश में बहलोल लोधी का नाम प्रमुख रूप से आता है। यह है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली में। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? वैसे तो इतिहास के सभी राजाओं के बारे में, उनके स्थापत्य कला, उनके सिक्कों और उनकी मूर्तियों, मंदिरों और शिलालेखों के द्वारा तथा कुछ कविताओं, इतिहासकारों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों आदि के द्वारा पता चलता है कि कौन राजा किस समय में राज्य करता था तथा उसके शासन काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। ज्यादातर कवि और इतिहासकार तथा लिखन कार्य को करने वाले लोग राजा के दरबार में ही होते थे। वह छोटे शहरों और गांवों में नहीं होते थे, इसलिए अधिकांश घटनाएं राजाओं के द्वारा जीते गए या हारे गए युद्धों के बारे में ही हमें जानकारियां मिलती है। यहाँ पर न्याय चक्र के बारे में दिया हुआ 23 शताब्दी के इतिहासकार हैं फक ए मुदबीन ने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते और वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व अर्थात टैक्स से। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ज्यादातर लेखक मानते थे जो राजा के घर में पैदा हो गया उन्हीं का अधिकार है कि वह ही शासन करे। इसको कहता है जन्म सिद्ध अधिकार, अर्थात राजा के घर में जन्म ले लिया तो उसका अधिकार हो गया कि वो शासन करेगा। दूसरा लिंग भेद। लिंग भेद का अर्थ है लड़की और लड़के में भेद, स्त्री और पुरुष में भेद। ये माना जाता था कि पुरुष ही शासन करने के लिए होता है, स्त्रियां घर का काम करने के लिए होती है और उसी प्रकार से उन्हें इतिहासकार दिखाते भी थे। 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठ गई थी, लेकिन उस समय के अधिकांश दरबारी तथा इतिहासकारों ने उन्हें कभी भी एक अच्छे शासक के रूप में नहीं दिखाया और न ही उनको माना, क्योंकि वो मानते थे कि स्त्रियों को ईश्वर की ओर से शासन करने के लिए नहीं बनाया गया बल्कि उन्हें घर गृहस्थी को चलाने के लिए बनाया गया है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार। गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, अर्थात दिल्ली सल्तनत पहले गैरिसन शहर था। गैरिसन शहर का अर्थ होता है जहां पर किले बंद करके उसके बीच में सैनिकों को रखा जाए, राजा और राजा के दरबारियों की सुरक्षा के लिए। परंतु अब दिल्ली का राज्य उस किलेबंद शहर से बाहर की ओर बढ़ने लगा था। ये है सिंधु नदी और झेलम और सतलज, रावी, चिनाव, इन नदियों के पास कुछ स्थान दिखाए गए हैं जैसे ताजकोट, मुल्तान, देवल, कच्छ, नंदाना, लाहौर और उसी प्रकार से यहाँ गंगा के अंतिम छोर लखनौती तक के बहुत से शहर, बनारस, अवध, अयोध्या, ग्वालियर, ये बहुत से शहर दिखाए गए हैं। ये सब वो शहर थे जो दिल्ली के शासकों ने दिल्ली के किले के बाहर निकलकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
दिल्ली से के राजाओं ने दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध तक शहरों पर नियंत्रण किया और छोटे-छोटे शहर, सैनिक अड्डे जिसको गैरिसन कहते थे वो बनाए, परंतु फिर भी कहीं न कहीं बगावत हो जाती थी क्योंकि दिल्ली से अफ़गानिस्तान तक और बंगाल तक के राज्य को संभाल कर रखना एक बड़ी चुनौती थी। गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली की बाहरी सीमाओं का बहुत विस्तार हुआ। उन्होंने गंगा, यमुना और सिंधु नदी के दोआब के क्षेत्रों के जंगलों को काट कर साफ किया और वहां पर अच्छी खेती करने के लिए व्यवस्था बनाई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए और मोहम्मद तुगलक के समय भी इस अभियान को दूर तक फैलाया गया। दिल्ली सल्तनत या राज्य की सेना पहले कमजोर थी, लेकिन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत के अधिकांश हिस्से पर दिल्ली शासक का कब्जा था। इस विशाल क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए छोटे-छोटे सूबेदार और प्रशासक नियुक्त किए गए थे। दिल्ली के शासकों के द्वारा जो सैनिक अभियान चलाए गए, वह यहाँ मानचित्र के द्वारा दिखाए गए हैं। दिल्ली से यहाँ दक्षिण तक बंगाल से होते और यहाँ गुजरात तक तथा देवगिरी, तंजावुर तक ये दिल्ली के शासकों के सैनिक अभियान चलाए गए। यह है एक मस्जिद जो 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है तथा उसकी मीनारें हैं। मस्जिद किसे कहते हैं? यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है वह स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना या सजदा करते हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नजर। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। उस समय यह माना जाता था कि जो भी गुलाम आपने खरीद कर पाल पोस कर बड़ा किया है वह आपके बेटे से भी अधिक वफादार होता है आपके लिए। पहले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सैनिकों को भिन्न-भिन्न आकार के इलाकों के सूबों के रूप में नियुक्त किया था। खिलजी और तुगलक शासक अपने यहाँ पर जो बंदगा का इस्तेमाल करते थे, अर्थात उनके ऊपर जो आश्रित निम्न वर्ग के लोग थे उनको वह ऊंचे पद और सेनापति तथा सूबेदार जैसे पद भी देते थे, क्योंकि वे हमेशा अपने राजा के इन उपकारों के बदले में वफादार रहते थे। इलाके को इक्ता कहते थे और इक्ता को संभालने वाले को इक्तदार कहा जाता था। यह अपने क्षेत्र में राजस्व वसूली करते थे तथा सेना को पालते थे। जब राजा को आवश्यकता होती तो इन सभी की सेनाएं राजा की सेना में सम्मिलित होकर युद्धों के लिए काम आती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल में सैनिकों को नौकरी पर भी रखा और उसके लिए कठोर नियम बनाए गए। उससे पूर्व अधिकांश सैनिकों को माल गुजारी के लिए गांव दे दिए जाते थे। सुल्तानों ने जमीनों की पैमाइश कराई और उनके हिसाब से सावधानी पूर्वक राजस्व निर्धारण और वसूली का कार्य किया गया। कृषि की उपज का लगभग 50% टैक्स या राजस्व वसूला जाता था। उसी प्रकार से मवेशियों के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था और घरों के ऊपर भी, किस व्यक्ति के पास कितने घर हैं उस पर भी टैक्स लगाया जाता था। यही राजा की आय का स्रोत थे। व्यापार पर भी टैक्स लगाया जाता था। गंगा के दोआब के क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जाता था क्योंकि यहाँ पर अधिकांश फसलें पैदा होती थी और फसलों की उत्पादक क्षमता भी अधिक होती थी। इसलिए इस क्षेत्र को कब्जाने के लिए अनेक सरदारों और राजाओं में हमेशा युद्ध होते रहते थे। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्व ईरान अर्थात आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और उसके बाद दिल्ली पर भी उन्होंने दावा बोल दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अनेक बार दिल्ली पर मंगोलों ने दावा बोला और इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना रखनी पड़ी क्योंकि उनसे बार-बार युद्ध करना पड़ता था। पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन करने के तरीकों और उनकी प्रमुख घटनाओं के बारे में तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। जैसे दिल्ली में खिलजी वंश के समय में 2 बार हमला हुआ और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भी दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के द्वारा बार-बार हमला किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए छोटे-छोटे शहर अर्थात सैनिक अड्डे बनाए
दिल्ली के बीचों बीच पुराने शहर को खाली करके वहां पर सैनिक टुकड़ी बसाई गई और दिल्ली के लोगों को दौलताबाद की ओर बसाया गया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या के लिए गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र पर 50% टैक्स लगाया गया। तुगलक वंश में भी इसी प्रकार से मोहम्मद तुगलक के समय भी सैनिकों को खिलाने के लिए खाद्यान्न इकट्ठा किया जाता था, परंतु उस समय दोआब के क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सैनिकों को वेतन दिया जाता था और उसी प्रकार से मोहम्मद तुगलक के समय में भी नगद वेतन दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों की वस्तुओं की कीमतें तय कर दी गई थी। प्रशासनिक दृष्टि से भी अलाउद्दीन के कदम काफी सफल रहे, जबकि मोहम्मद तुगलक के कदम इतने सफल नहीं रहे। इन तमाम सफलताओं और असफलताओं के बाद भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सल्तनत के काल के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी बल के साथ अपनी रक्षा करना चाहता था केवल, वहीं मोहम्मद तुगलक मंगोलों को उनके विरुद्ध सैनिक आक्रमण करके दूर तक खदेड़ने की योजनाएं बनाता था। 15वीं-16वीं शताब्दी में शासन हमने देखा कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोधी वंशों का राज्य था। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। उसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे थे। इस काल के स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे और कुछ शक्तिशाली थे। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक बिहार के एक छोटे से राज्य से उठकर दिल्ली के मुगल सुल्तान हुमायूं को हराकर दिल्ली पर शासन किया उसने, तथा शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी के तौर तरीकों को अपनाकर अपनी शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। उसके बाद मुगल शासक अकबर 1556 से 1605 तक दिल्ली के शासक रहे और उन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी तथा शेरशाह सूरी के प्रशासन की व्यवस्था को अपनाकर अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। 3 श्रेणियां: ऐश्वर्य, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में शुरू हुआ और इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। एक वर्ग था प्रार्थना करने वाला वर्ग, दूसरा युद्ध करने वाला वर्ग और तीसरा खेती करने वाला। जिस प्रकार से हमारे देश में था, इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को बनाने में सहायता मिली और इस विभाजन के द्वारा एक वर्ग युद्ध करने के लिए, मरने मारने के लिए ही तैयार। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता था क्षत्रियों के लिए मरने मारने के लिए कि तुम्हारा काम ही जो है युद्ध करना और रक्षा करना। ब्राह्मणों का कार्य केवल धर्म की शिक्षा देना और धर्म की शिक्षा लेना है। वैश्यों को व्यापार करना तथा खेती करना और शूद्रों को सबकी सेवा करना था। ठीक उसी प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर भी की। इन योद्धाओं को नाइट्स कहा जाता था और नाइट्स ईश्वरीय शांति के लिए या धर्म के सेवा के लिए समर्पित होते थे। कोशिश ये रहती थी जहां पर ईसाई धर्म के विरुद्ध मुसलमान या दूसरे धर्म के लोग लड़ रहे होते थे, वहां पर इन नाइट्स को या इन योद्धाओं को भेजा जाता और इनको धर्म युद्ध का नाम दिया जाता था। धीरे धीरे इन नाइट्स की, इन योद्धाओं की हैसियत बढ़ती गई और इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा और 12वीं शताब्दी के अंत तक बहुत से कुलीन वर्ग के लोग भी, राज दरबारी भी अपने आप को नाइट्स कहलाने में गर्व का महसूस करते थे। इस प्रकार से समाज में हमेशा धर्म के नाम पर, क्षेत्रों के नाम पर, वंशों के नाम पर युद्ध हुए हैं। लोगों की धन और जन की बहुत हानि हुई है। इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।